सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चर्चा। विषय है लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का आयोजन। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। संसद में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कही। आरंभ उन्होंने मन को छू लेने वाली बात से किया। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। अंशु जी, मैं आपसे सीधा समझना चाहूंगा कि ठीक 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस अमर काव्य रचना की प्रस्तुति की, उसका आधार क्या था? कैसे समय के साथ ये वंदे मातरम गीत अग्निबीज बनकर आज भी अपनी ज्योत बिखेर रहा है? देखिए, इस वर्ष नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस वर्ष हम वंदे मातरम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हम हर क्षण हमें इस गीत को अपने हृदय में रखना चाहिए। इसका मतलब है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। भारत को एक माँ के रूप में देखते हुए ये रचना एक स्थायी हमारे देश का राष्ट्रीय गीत, जिसने अनगिनत पीढ़ियों, अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान, सामूहिक अस्तित्व के स्थायी प्रतीक के रूप में हमारे सामने है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को रचा था 7 नवंबर 1875 को और तब ये साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ और फिर इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया, हम जिस रूप में इसे आज गाते हैं। तो ये हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत माता की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत चेतना का एक अभिन्न अंग बन गया और अलग अलग इसके जो वर्ष हैं वो हमारे राष्ट्र के मील के पत्थर हैं। तो इन माइलस्टोन्स को याद करना हमारी एकता, बलिदान और भक्ति के कालातीत संदेश को फिर से रेलेवेंट करने का, पुष्ट करने का एक अवसर प्रदान करते हैं और इसीलिए वंदे मातरम हम सभी भारतीयों की आत्मा में बसा हुआ है। तो इसके जब हम ऐतिहासिक अस्तित्व को समझते हैं, इसके उस समय के राजनीतिक जब महत्व को समझते हैं, तो इसने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो साहित्य के माध्यम से जिसने राष्ट्रवाद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जोड़ा और एक काव्य रचना से एक राष्ट्रीय गीत के विकास को, फिर औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ भारत की सामूहिक जागरण चेतना को यदि आपको देखना है तो उसका उदाहरण वंदे मातरम है। और इसको जब हम ओवरऑल एक पूरा पढ़ते हैं या जब हम गाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हिस्टोरिकली तब जबकि ये रचा गया था, तब जिस प्रकार की स्थिति बंगाल में थी और उन्होंने अपनी एक सामूहिक चेतना की तलाश की, अस्तित्व की तलाश की और उस भाग्यशाली क्षण में किसी ने वंदे मातरम को गाया, तो वहां से फिर ये वंदे मातरम का जो आज का अस्तित्व हमारे सामने आता है वो दिखाई पड़ता है और फिर इसे ये एक भारत में जागृति का शक्तिशाली साधन बन गया और जिसने पूरे भारत में आत्मनिर्भरता, एकता, राजनीतिक चेतना का संदेश फैलाया। तब के युवा निर्भीक होकर के भारतीयों को औपनिवेशिक अधीनता से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करने के लिए वंदे मातरम को गाने लगे। इसका एक अपना हिस्टोरिकल रेलेवेंस आज भी बना हुआ है और ब्रिटिश प्रशासन ने इसको रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, तब की जो सरकार थी, पूर्वी बंगाल प्रांत की सरकार थी, उन्होंने विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वंदे मातरम गाने पर रोक लगाने के सर्कुलर्स तक जारी किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में उनको मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। छात्र छात्राओं को यदि वे इसे गाते हैं तो सजा की धमकी दी गई। कई बच्चों पे जुर्माने लगाए गए। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग ये बंगाल से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और भारत के दूसरे भागों में फैल गया। बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम गाया जाने लगा और यहां से फिर समझ में आता है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता
स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, जिससे स्वशासन की सामूहिक आकांक्षा और जनता और उनकी मातृभूमि के बीच भावनात्मक जुड़ाव को समाहित किया। तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इसके अलग अलग जो जब शुरू हुआ 50 वर्ष बीते, 100 वर्ष बीते और आज जब 150 वर्ष बीते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं। तो ये तमाम अलग अलग पहचान के, अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर के जो हम सारे भारतीय हैं, उनको कैसे एक सांस्कृतिक गौरव से भर देता है, ये वो गीत है, ये इस गीत का महत्व है, ये इस गीत का इतिहास है। बड़े सुंदर शब्दों में अंशु जी आपने बताया। हम प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को एक बार फिर से याद करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की जड़ें किसी राजनीतिक आंदोलन में नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना में है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा, अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था, और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और वो यावत चंद्र दिवाकरो राज करते रहेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था। गली गली का नाद बन गया वंदे मातरम यात्रा को थोड़ी सी और बढ़ाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इसका जो क्रमिक इतिहास रहा, उसमें वंदे मातरम ने स्वतंत्रता के आंदोलन में किस रूप में अपनी भूमिका निभाई और आज भी कह लें कि इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से दिख रही है। निश्चित तौर पर हम जैसा कि गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे और हम जब देख रहे थे कि किस तरह से बंगाल से निकल के भारत के अलग अलग प्रांतों में वंदे मातरम को अपनाया गया, जिस बात की चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की, तो हम उसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे तब 1905 के बाद से हमने देखा कि उत्तरी कलकत्ता में सबसे पहले तो भारत माँ के या मातृभूमि के विचार को एक मिशन के रूप में, एक विजन के रूप में बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो हर रविवार को इस संप्रदाय के जो सदस्य थे वो प्रभात फेरियां निकालते थे और वंदे मातरम गाते थे और इसमें फिर लोगों से स्वैच्छिक योगदान को स्वीकार करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लयबद्ध किया इस गीत को, वे भी इन प्रभात फेरियों में शामिल होते थे। 1906 में, अब तो बांग्लादेश में है 12 साल, इसमें एक बहुत बड़ा वंदे मातरम जुलूस निकला था जिसमें तब 10,000 से अधिक प्रतिभागी थे और हर एक धर्म पंथ के लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वंदे मातरम गा रहे थे, वंदे मातरम लिखे हुए झंडे लेकर मार्च कर रहे थे। 1906 में ही बिपिन चंद्र पाल के संपादन में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी दैनिक भी शुरू किया गया और इसमें श्री औरोबिंदो बाद में संयुक्त संपादक के रूप में शामिल हुए। तो देखिए कहां से गीत के रूप में शुरू हुआ, प्रभात फेरियों में गाया गया, मंचों से गाया गया, जन जन के बीच में पहुंचा, मैगजीन्स के माध्यम से भारत की जागृति का एक शक्तिशाली साधन बन गया जिसने पूरे भारत के लोगों में एक आत्मनिर्भरता को, एकता को लेकर के, सामूहिक चेतना को लेकर के संदेश फैलाया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसीलिए इस पे जुर्माने की घोषणा की, जो भी व्यक्ति गाते हुए पकड़े जाएंगे, विद्यार्थियों को दंडित भी किया। लेकिन फिर ये बाहर निकल चुका था, अलग अलग प्रांतों में फैल चुका था। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी संघोष है वो बन गया वंदे मातरम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और बहुत क्षेत्रीय बाधाओं को पार करके राष्ट्रीय जागरण के गीत के रूप में ये पूरे भारत में अपनाया गया। तो बंगाल की सड़कों से लेकर आप बॉम्बे के मंच तक चले जाएं, पंजाब के मैदानों तक, कर्नाटक के फील्ड्स तक, वंदे मातरम की गूंज जो है वो इतिहास में देखी जा सकती है, जिसने भारत के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में एक बहुत बड़ा इसका महत्व रहा है, इसने अपनी भूमिका निभाई है। और हम देखें कि न सिर्फ भारत, जब मैडम भीकाजी कामा स्टटगार्ट बर्लिन में गई और उन्होंने 1907 में भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया तो उस पे वंदे मातरम शब्द लिखे थे। जब 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम थे। 1909 में पेरिस में जो भारत के लोग थे, देशभक्त थे, उन्होंने जेनेवा से वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जब 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन पहुंचे, जो तब दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख सिटी थी, तो उनका जो स्वागत है वो एक भव्य जुलूस के साथ किया गया जिसमें लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, गीत गा रहे थे। तो इसीलिए जब संविधान
लोकसभा में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने पर पूरी सहमति बनी, इस पर कोई बहस नहीं हुई और वंदे मातरम को फिर एक राष्ट्र गीत के रूप में हमने अपनाया। और यहां से फिर हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह से इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भारतीयों को एकजुट करने के लिए इतने महत्वपूर्ण क्रिटिकल टाइम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, तो फिर उसको जनगण मन के साथ बराबर दर्जे के साथ राष्ट्रीय गीत में अपनाते हुए हम आज तक गा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगले कई सैकड़ों हजारों वर्ष तक इस गीत को गाते रहेंगे, क्योंकि जब इस गीत को गाते हैं तो इसका जो अर्थ है, इसका जो मर्म है, वो भारत माता के प्रति किस प्रकार का हमारा भारत माता का महत्व, भारत माता की महत्ता और भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य, हम जिस तरह से अपनी माँ को प्रेम करते हैं, वो भावना हमको इसमें निहित दिखाई देती है। तो ऐतिहासिक, भावनात्मक, राजनीतिक, इसके जितने हम आयामों पर बात कर सके, समय कम पड़ जाएगा उतने आयाम। यहाँ पर अंशु जी समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि लोकसभा में इस राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा हो रही है तो हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, उसके जो सांस्कृतिक प्रतीक और बिंब हैं, वो माँ को लेकर, मातृभूमि को लेकर और मजबूत होंगे और समग्र विश्व में इसे स्वीकार किया जाएगा? निश्चित तौर पर राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो हमने चर्चा की, लेकिन आज जो लोकसभा में इसको लेकर के चर्चा हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे, इसमें दूसरे भी जो नेता हैं उन्होंने अपने विचार रखे और जिस प्रकार के दूसरे भी इसको लेकर के जो राजनीतिक बातें रही हैं, किस प्रकार से कुछ अंश इस गीत के निकाले गए थे, उनको प्रचलन में नहीं लाया जाता है। अमूमन जो हम 2 स्टैंजाज है इसके वो गाते हैं और फिर जो काली को लेकर के, विद्या को लेकर के, दुर्गा को लेकर के जो महत्वपूर्ण स्टैंजाज हैं 3, तो हम उनको गाते नहीं है। हालांकि कई बार विद्यालयों में हमें पूरा गीत सिखाया जाता है, मुझे पूरा गीत याद है। और यदि इसका हम 3rd स्टैंजा देखें, सप्तकोटि कंठ कल कल नीलाद कराले, और फिर इसके बाद वाला तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म मर्म त्वम ही प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदये तुम्ही माँ भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। और लास्ट स्टैंजा जो है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। तो ये जो दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में, सरस्वती के रूप में माँ को देखते हुए, माँ भारती को देखते हुए ये पूरा गीत लिखा गया। तो इसको लेकर आज हमने देखा चर्चा हुई और इसके जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं, जिसमें 50 वर्ष हुए तो किस तरह से देश तब पराधीन था, 100 वर्षों के आसपास हमने देखा कि किस तरह से आपातकाल के दौर का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया, और अब जब हम 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहे हैं तो भारत किस तरह से अपनी शक्ति का परचम पूरे वैश्विक स्तर पर लहरा रहा है, माँ भारती का जो झंडा है वो ऊंचा हो रहा है। तो इसको लेकर के जो बातचीत हुई वो हमने देखी सुनी, लेकिन वंदे मातरम को मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वो हमारी आत्मा और हृदय में बसा हुआ गीत है। तो को लेकर, इसके इतिहास को लेकर हमेशा बात करते रहेंगे। गॉड सेव द किंग से वंदे मातरम की यात्रा यदि हम समझना चाहें प्रोफेसर अंशु, तो किस तरह देखती हैं आप अब तक? इन 150 वर्षों में भारत माता ने एक सुदीर्घ यात्रा तय करी है, और जब गीत रचा गया, जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, 1857 की लड़ाई से निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार बौखलाई हुई थी, जिसका उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया। गॉड सेव द किंग एक तरह से सीधे सीधे वंदे मातरम को चुनौती देने के लिए और वंदे मातरम का रेलेवेंस समाप्त करने के लिए चलाया गया, लेकिन ये भारतीयों के हृदय तक कैसे पहुंच सकता था? ये तो एक उपनिवेशवादी सत्ता का परिचायक गीत था, तो इसको भारतीयों ने नहीं स्वीकारा। और वहीं वंदे मातरम उनके अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ गीत था, तो ये बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित होता गया। और आज जिस भारत में हम खड़े हैं, आज जिस भारत माँ के लिए हम गर्व से इस गीत को गाते हैं, उस भारत माता का परचम पूरे वैश्विक स्तर पर आप देखिए लहरा रहा है। अभी भारत माँ शक्तिवान है तो हम सभी शक्तिवान हैं। इस भावना के साथ इस गीत को हम सदैव गाते रहेंगे। श्रोताओं, वंदे मातरम हमारी आत्मा में बसे हुए शब्द, ये गान, गौरव गान, क्रांति गान, अग्निबीज, जितनी भी उपमाएं दी जाएं वो कम पड़ती हैं, और इस पर 15 मिनट का समय क्या, 15 दिनों तक लगातार हम चर्चा करते रह सकते हैं और हमारा मन अघाएगा नहीं। लेकिन यही आपकी ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अंशु जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चर्चा, लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का आयोजन। इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। सुर्खियों में